सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त हाल है। हमने वो DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसके बाद जो जज्बात हैं वो दोबारा से उभर गए हैं और एक जो है वो सुकून सा मिला है क्योंकि इंडिया की तरफ से जो थ्रेट्स थी वो आनी बंद नहीं थी हो रही, तो उसका बड़ा भरपूर जवाब दिया, तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। सर बिल्कुल अच्छा महसूस हम कर रहे हैं। उन्होंने इफेक्टिवली ये कहा है कि पानी तो बंद हो ही नहीं सकता। ये कोई रैशनल और सेन बंदा जो है वो इस किस्म की तड़ी भी नहीं लगा सकता। लेकिन आपको पता है रैशनैलिटी और सैनिटी जो है वो इंडिया में इस वक्त उसकी किल्लत है। मोदी जी ने खुद एक जगह खड़े होकर एक तकरीब में उन्होंने ये फरमाया कि जी पानी तो बंद करेंगे हम, और हम आर्म्ड फोर्सेस को भी ये कह रहे हैं और बाकी सबको कह रहे हैं, तो वो तो डबल डाउन कर रहे हैं। अच्छा, ये एक अजीब सी बात है कि उनका फॉरेन ऑफिस की टोन डिफरेंट है, उनकी फ़ौज की टोन डिफरेंट है, उनके जो दीगर डिप्लोमेट जो दुनिया में जाके बयानात पेश कर रहे हैं वो डिफरेंट है, और उनकी प्राइम मिनिस्टर की टोन डिफरेंट है। मतलब एक अलग किस्म का नैरेटिव जो है हर शख्स बिल्ड करने की कोशिश, इसलिए तो नैरेटिव वॉर में वो हार रहे हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है एक मुश्तरका किस्म का फ्रंट है जिसके अंदर बिलावल भुट्टो की जो लेड एक टीम है वो भी अपना काम कर रही है, हमारे ISPR का जो ऑफिस है वो भी अपना काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब, एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज। तो ये सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। रही बात पानी बंद करने की, तो इसके ऊपर भी एक दो चीज़ें अपडेट्स हैं। एक तो सागदार साहब ने ये बयान भी दिया है कि जी पानी अगर फ़र्ज़ करें वो कर भी देते हैं, जो कि हम तो एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे, बट कर भी देते हैं, तो उसके असरात जो हैं वो ऐसे नहीं है कि वो फौरी तौर पे कोई एक मसला मसाइल पैदा हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम रिएक्शन हमारा उसके ऊपर फौरी तौर पे होगा। और उसके साथ साथ ये भी सुना है कि जो मोमन डैम है उसके ऊपर भी चाइना के ज़रिए और चाइना की हेल्प से उसके अंदर उसको फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान इसको बहुत प्रिपेयर्ड नहीं है, हम इस सारी इवेंचुअलिटी से प्रिपेयर्ड हैं। और जाहिर है सर, जब ये पहलगाम के वाक़े के बाद जब ये बातें जो इन्होंने जन्म ली, ये पानी वाला इंडस वाटर ट्रीटी जो है सस्पेंडेड करने की बात, सस्पेंड तो खैर नहीं हो सकती, अबेंस में जब गई वो, तो उसके बाद से जाहिर है हमने भी अपनी कुछ ड्यू डिलिजेंस जो है की होगी, ये हो जाएगा तो क्या होगा, फलानी चीज़ को कैसे हम केटर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें तैयार हैं। तो किसी को मेरे ख्याल में इस पर इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, देखिए ना, फौरी तौर पे तो गर्मियों का सीज़न आया हुआ है, तो इस वक्त तो पानी का फ्लो बहुत, वक्त तो इंडिया कुछ करना भी चाहे तो कर सकता नहीं है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, वो मतलब करेंगे भी तो वो आपको जो उसका इफ़ेक्ट है वो भी तो महसूस ही नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि चनाब के अलावा टेरेन ऐसा है कि उनसे कुछ हो पाएगा भी नहीं, सो पीछे सिर्फ रह जाएगा, फौरी तौर पर नहीं लेकिन चनाब, जिसको वो कुछ कर सकते हैं आगे जाकर। अच्छा, उसमें एक तो रिस्पॉन्स आया है जो DG ISPR साहब ने कहा है कि वो करेंगे, तो फिर हम जो उन्होंने बताया। दूसरी चीज़ ये है कि, और जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि अब ये एक बेसिकली लीफ आउट ऑफ नेतन्याहूज़ बुक कि पानी रोक दूंगा, और तो कोई बंदा इस तरह की बात करना सोच भी नहीं ना सकता कि मतलब मैं 24 करोड़ बंदों का पानी रोक दूंगा, ये कैसे हो सकता है। सो बुनियादी बात यह है कि एक तो अभी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अब इसमें हम तो चाह रहे हैं कि सऊदी अरब भी बीच में आ जाए, UAE भी बीच में आ जाए, कतर भी बीच में आ जाए, बैठ के बात करें। अच्छा, जहाँ तक ये तो ज़ाहिर है अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब मोदी साहब को चाहिए तो ये था कि वो वैसे ही बात करते कि जी कुछ बेंस में नहीं है, कुछ सस्पेंडेड नहीं है, लेकिन आज एक दफ़ा वाटर ट्रीटी पे दोबारा बात कर लेते हैं कि हम उससे ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, आप उससे ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। देखिए ना, एक ट्रीटी थी जो कई दिहाइयाँ पहले हुई थी 60 में, तब आबादी इंडिया की भी कुछ और थी, पाकिस्तान की भी कुछ और थी, तब सेटलमेंट्स वहाँ पर भी किसी और इलाके में थी, यहाँ पर भी किसी और इलाके में। अच्छा, जैसे जैसे आबादियाँ बढ़ी, सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ तक पहुँची, उनकी वाटर की नीड्स किस किस तरह से बढ़ी। अच्छा, अब जो मॉडर्न तरीके हैं उनसे हम कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं। सो बुनियादी बात यह है कि इस पर बग़ैर जंग के बातचीत वैसे ही कर लेनी चाहिए थी, सबको बैठ के आए दिन होती रहनी चाहिए, मतलब। और ये भी खैर पाकिस्तान को आप इसमें मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। उसकी वजह यह है कि वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान डिमांड कर रहे हैं कि आज जी टेबल पे बैठे बात करें, वो नहीं करते। सो बुनियादी बात यह है कि फौरी तौर पे जैसे आपने फरमाया पानी का कोई ख़तरा नहीं है,
बाद में भी ख़तरा तो क्या ही होगा, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वो इस किस्म की चीज़ करेंगे तो हमारी फ़ौज फिर उसका जवाब देगी। लेकिन अब दोनों मुल्कों के लिए ये ज़रूरी है कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स पर जाएं। अभी आप, बल्कि आपको याद होगी वो ख़बर, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वो जो अमेरिका में उन्होंने स्ट्रॉबेरीज उगाने का एक तजुर्बा किया है वर्टिकली। सो जिस तरह से दुनिया की आबादी, देखिए ना, पाकिस्तान इंडिया को भी छोड़ दें, हम 8 बिलियन हो गए हैं। अच्छा, एक तरफ से ठीक है ये बात कि जी वेस्टर्न ममालिक को अगर आप देखें तो उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो नीचे जा रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिस तादाद से पहले लोग मरते थे अब मर भी तो नहीं ना रहे, लॉन्जिविटी भी तो बढ़ गई है ना आपकी मेडिकल साइंस की वजह से। सो हमने बेसिकली 8 बिलियन लोगों का पेट भरना है। तो पानी जो है, मतलब आप इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को तो निकाल भी दें, पानी तो एक मखसूस उसकी क्वांटिटी, वो बढ़ाया तो नहीं जा सकता। तो बेसिकली आपने पहले जितनी आबादी को केटर करना था अब उससे ज़्यादा को केटर करना है, और पानी उतना ही है, और वो शायद कम हो जाए, नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया बट बिकॉज वो वैसे ही कम हो रहा है। आपके ग्लेशियर्स कम पिघल रहे हैं या ज़्यादा पिघल के ज़ाया हो चुके हैं। सो अब मॉडर्न टेक्निक पे जाना पड़ेगा इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, वरना गुजारा मुश्किल हो जाएगा। सर गुजारा मुश्किल हो जाएगा। जो आप स्ट्रॉबेरीज वाला जो वाला दे रहे हैं वो अमेरिका में एक जगह पे उन्होंने किया है वर्टिकल फार्मिंग, जिसके अंदर 97% पानी की बचत है और 90% रकबे की बचत है। तो लैंड भी कम इस्तेमाल हो रहा है, पानी भी कम इस्तेमाल हो रहा है, और प्रोडक्शन जो है वो ना सिर्फ उतनी है बल्कि उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो ये तो सर मॉडर्न टेक्निक्स जो है ये हमें किसी ना किसी तरह से सीखनी पड़ेंगी। इसके ऊपर हमारी तजवीज़ जो है वो ये हो सकती है कि अगेन आप चाइना की मदद लें इसके अंदर, जो एग्रीकल्चर के अंदर वो कर रहे हैं चीज़ें जो यकीनन जदीद तरीन चीज़ें, उनको आप भी अपनाएं, उनकी मदद लें उससे, और आप यहाँ पे एक मॉडर्न फार्मिंग का मॉडल फार्म बनाएं, वहाँ पे लोगों को किसान को इनवाइट करें और देखें वो कैसे कर रहे हैं। फिर वहीं पे भी आप सब्सिडी नुमा विंडोज़ बना दें जिसके अंदर वो बैठ के उनको फंडिंग भी मिल जाए उस चीज़ की जिसके ऊपर उनको एक रिलैक्सेशन हो कि जी हमें ये चीज़ें मशीनरी के ऊपर जो है उसके ऊपर ड्यूटी भी कम है, वॉट एवर, जो भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो आगे जाके ये काम ये ज़रूरी है। और ये सर अगेन ये सारी जो पानी की बहस है, अगेन हर चीज़ की सिल्वर लाइनिंग होती है। आया कि 24 करोड़ के अवाम की पानी बंद करने की कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं है, लेकिन उसकी थ्रेट की एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि आप जो आपके किसान हैं उनको आप एम्पावर करें, बिलखसूस वो किसान जो छोटा किसान है, जिसके पास ज़मीन कम है, जिनका अपनी प्रोड्यूस कम है, उनको आप सिक्योर करें बिफोर द क्राइसिस। क्योंकि देखें हमें ये जो चेनाब का और इंडिया से जो पानी आता है उसका तो 80% जो है वो फार्म लैंड में जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगेन वो सारे का सारा जो है अगर एक वन फाइन डे बंद हो जाए तो उसके असरात कभी ना कभी तो आएंगे, और उसके अंदर जो जवाब हम देंगे वो जाहिर है इस किस्म का जवाब होगा कि ये चीज़ ज़्यादा चल नहीं पाएगी, बट उतनी देर भी क्यों चले। और इसके ज़रिए अगर आप फार्मर को एम्पावर कर दें कि जी इवेंचुअली एक दिन आए जिसमें हम इतने रिलायंट ना भी हों उस पानी के, तो आपके अंदर एक सॉवरेनिटी आपकी बेहतर हो जाती है, आपकी डोमेस्टिक सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है, आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बेहतर हो जाती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये जब इसके ऊपर बहस अब होना शुरू हो गई है और मज़ीद होनी चाहिए। और इससे अगर हम ये चीज़ कर लें कि हम छोटे फार्मर को, ज़ाहिर है कि ओवरनाइट चीज़ नहीं है, बट अभी हम तनकीद भी हम बहुत करते हैं, मतलब जंग तो अपनी जगह, लेकिन हम तनकीद भी बहुत करते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर तमाम सूबाई और आपकी वफाकी गवर्नमेंट ने किस किस्म की चीज़ें जो पिछले 2 सीजन में की हैं, गंदम की खास तौर पे उसके ऊपर हमने बहुत तनकीद भी की है, फिर भी करेंगे, फिर को मसला फिर करेंगे तनकीद। लेकिन ये अगर एक रिफ्लेक्शन पॉइंट है कि जी अब पानी का मसला शायद हो जाए तो क्यों ना उससे हमको बेहतर चीज़ निकाल लें। बिल्कुल सर, ये देखिए ना, ये जंग तो 7 मई को शुरू हुई, उससे पहले पहलगाम वाकया भी जो था वो भी अप्रैल का है, उससे पुराना तो नहीं है, तकरीबन महीना हो गया जी। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पर जो फेमाइन की खबरें हैं कि जी आ सकता है आने वाले 2-4 सालों में, तो उसका इस वाक़े से या इंडिया से तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो बुनियादी बात यह है कि चले फेमाइन को भी छोड़ दें, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन पाकिस्तान एक्सपोर्ट को छोड़ें, जो पाकिस्तान में दाल कंज्यूम होती है वो सारी हम तो नहीं उगाते, वो भी इंपोर्ट होती है। सो पाकिस्तान पे एग्रीगेरियन इकोनॉमी होने के बावजूद हमारा इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है जो कि खाने पीने की अशिया का है। सो इसका मतलब है कि हमने अपनी जो प्रोड्यूस है उसको ज़्यादा करना ही करना है। कम वॉट में इंडिया उसके अंदर फैक्टर है या नहीं, डोमेस्टिक डिमांड के लिए। बिल्कुल।
जैसे आपने कहा कि जी चाइना, बिल्कुल हम चाइना के साथ अगर कोलैब करके सैटेलाइट भेज सकते हैं, हम उनके साथ कोलैब करके जंगी सामान तैयार कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर पे काम क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम अगर उनसे डिमांड करेंगे, वहाँ पे तो आपको पता है कि वो हाइड्रोपोनिक्स और पता नहीं किस किस तरीके से वो सब्जियां उगा रहे हैं, तो अगर हम उनको कहेंगे कि इसमें शराकतदारी कर लें तो वो क्यों इनकार करेंगे? तीसरी और आखिरी बात, ये जब 1.5-2 साल मेरे ख्याल में का वक्फा हो गया, या शायद 3 साल का अरसा हो गया है कि जब से SIFC बनी है, बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो रही है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, और बहुत सारे मुल्कों से भी बात चल रही है, वो अपने बहुत सारे प्लान्स या बेसिकली वो अपने सेक्टर्स देख रहे हैं कि कौन कौन सा सेक्टर उनके लिए लुक्रेटिव है। तो उसमें आपको याद होगा 2-2.5 साल पहले वो खबर आई थी कि सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर लैंड लेने के लिए, कि जो वहाँ पर वो अपने लिए प्रोड्यूस उगाना चाहते हैं। अच्छा, उस पर मुझे बहुत अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने उस पर इख्तलाफ किया कि ये पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। मेरे तो ख्याल में ज़रूर करना चाहिए। सऊदी अरब जैसा मुल्क अगर आएगा, वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। जब इन्वेस्टमेंट लेके आएगा तो वो दुनिया की टॉप मशीनरी लेके आएगा, मॉडर्न टेक्निक्स लेके आएगा। अच्छा, काम तो वहाँ पर हमारे ही लोगों ने करना है ना, वो सीखेंगे, देखेंगे, उस तरह की मशीन्स पाकिस्तान पर बना सकता है, वो फिर दूसरे फार्म्स पर लग सकती हैं। सो इसका मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर सऊदी अरब को लीज पे कुछ जगह चाहिए अपने लिए तो ले लें सर। बिल्कुल। और सर देखें, ये एक ग्लोबली एक सिनर्जी जो है ये क्रिएट हो रही है, जिसके अंदर सऊदी अरब भी है, पाकिस्तान भी है, अब चाइना है, बांग्लादेश है, इंडिया इस वक्त एक और ट्रजेक्ट्री पे है। बट आप देखें, उस दिन MBS साहब का एक बयान था फ़ौरन किसी इंटरव्यू में कि देखें जी, जो बात लोग करते हैं ना कि चाइना ये और चाइना वो, और सवाल इस तरह का था कि अमेरिका और चाइना का अगर कोई मसला हो जाता है तो उससे आप हमें क्या इफेक्ट है? कहते हैं चाइना जो है ना, दुनिया की GDP में 40% स्टेक होल्डर है, 40%। कहते हैं अगर चाइना ना हो तो दुनिया ही ख़त्म हो जाए, दुनिया बंद हो जाए, ख़त्म तो नहीं, खैर बंद हो जाए। तो ये बात अगर आप सोचें कि आपकी मार्केट में अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ओमिट हो जाए दुनिया भर में, तो वो कैसे चल सकता है निज़ाम? चाइना जो है इस वक्त एक हेल्म पे है इस सारी चीज़ों के अंदर, जो भी मॉडर्न चीज़ें, और इसको सबको समझना चाहिए। हिंदुस्तान अनफॉर्चुनेटली इस बात को नहीं समझ रहा। उनकी वो अभी ही वही वाली चीज़ें चल रही हैं जो पुराने तर्ज की हैं कि जी जंगें करके, दहशतगर्दी करके, दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के जंग करके वो चाह रही हैं कि अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक प्राइम मिनिस्टर अपनी लेगेसी सिक्योर कर ले। और इस वजह से जो इंडिया का हाल हो रहा है उसके ऊपर भी सर अब हमें आना पड़ेगा कि अब वहाँ पे सवालात जो हैं वो इस नौयत के नहीं हैं कि जी पहलगाम के हमें जो दस्तावेज़ हैं कि जी किसने क्या किया, सारे जो एविडेंस है वो हमें प्रोवाइड करें। ये बात अब बैक बर्नर में चली गई है। ये भी बात बैक बर्नर में चली गई जी कि 2-3 जंग लगी बड़ी, और कई दहाइयों बाद ऐसी जंग हुई है 2 मुल्कों के बाद में, बल्कि इंटरनेशनली मॉडर्न वॉरफेयर की एक अपनी तर्ज की एक जंग हुई है। ये भी बैक बर्नर पे बात चलेगी। इंडिया के अंदर जो हो रही है, उनकी जो अपोजिशन पार्टी सवाल उठा रही है कि जी आपको क्या मिला इस चीज़ से, क्या ये नैरेटिव दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एलिमेंट जो है इंडिया ने आके अब ख़त्म कर दिया है इस एक ऑपरेशन से, जिसको वो ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। उसके ऊपर तो उसके अपने शो पे अर्नाब गोस्वामी पे एक जो फ़ॉरेन बड़ी लर्नेड एक हैं, वो क्रिस्टीन नामी जो एक खातून है, उन्होंने एक तो शो छोड़ दिया। उससे पहले उन्होंने कहा, सवाल ये था कि जी वो चीज़ सब ठीक हो गया। कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपने डिटर कर दिया ना कुछ, तो ये बात सच नहीं है। देखिए, दहशतगर्दी की डिबेट जो है एक अलहदा आइसोलेटेड डिबेट है, जो कि होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आपने जो तरीका इस्तेमाल किया ये सब कुछ करने के लिए, हम डे 1 से लेकर अब तक कह रहे हैं। अब चूंकि इंडिया में भी ये बहस होना शुरू हो गई है कि जी मोदी साहब आपको क्या मिला है करके, उसकी बात बड़ी सादी है सर। मोदी जो है वो ये देख रहा है कि उनके अभी बिहार के इलेक्शन है, उसके बाद उनका एक नेशनल इलेक्शन है, उसमें चीज़ें हाथ से स्लिप होती हुई नज़र आ रही हैं। अब उन्होंने उस चीज़ को सोचा कि जी इस चीज़ को कैसे मैं ग्रास्प करूं, सेंटिमेंट कैसे लूं तमाम अवाम का। वो ऐसे ही हो सकता था, वो उनको नहीं था पता कि जिससे मुकाबला कर रहे हैं वो कितना ताकतवर है, अंडर एस्टिमेट किया। अब वहाँ पे सिचुएशन इतनी उल्टी हो गई है कि ना वो अब पानी की तड़कियाँ लगा रहे हैं, फिर जिंगोइज्म चल रहा है वहाँ पे। तो सर एक मुल्क जो इतनी तरक्की कर रहा था, जिसकी ट्रजेक्ट्री हमने इस शो पे बैठी है कि इंडिया किस तरफ जा रहा है, अब उनके अंदर जो डिबेट्स है वो इतनी ड्रास्टिकली एक हफ्ते में चेंज हो गई हैं, ये तो किसी को नहीं पता था। बिल्कुल, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा था, इंडिया ने बहुत गलत कर दिया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से अस्करी महाज पर तो वो हार गए,
लेकिन ज़्यादा बड़ा इससे भी मसला ये हुआ कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पूरी दुनिया उनकी दुश्मन बन गई कि ये किस किस्म का मुल्क है जो कि एक एटॉमिक पावर से लड़ सकता है फॉर्मली। तो अब ये जो दुनिया है ये टैरिफ वॉर्स की दुनिया है, ये फिजिकल वॉर्स की दुनिया रह नहीं गई। सो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। चाइना, अमेरिका, मतलब आप देखें कि वो 10 तारीख को जंगबंदी हुई है ना, तो आज मेरे ख्याल में 25-26 तारीख है। अमेरिका के सदर ट्रंप आज तक हर अपनी तकरीर में मोदी साहब को कोई ना कोई बात लगाते हैं। मतलब ट्रंप की समझ आनी बंद हो गई है कि मोदी ने किया क्या है। और इस पे ना मैं इस नतीजे भी पहुंचा हूँ, मोदी साहब का जो है ना एक अनफॉर्चुनेटली एक जो वो है ना कि वो उनकी अपनी फैमिली नहीं है, उनके आगे बच्चे नहीं हैं। जब आपके वो सारा कुछ होता है ना तो आप कहते हो कि अच्छा यार मेरी टर्म तो ख़त्म हो रही है, क्योंकि बिहार, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी, पहलगाम से पहले भी खबरें ये आ रही थी कि बिहार का इलेक्शन बीजेपी लूज़ करने जा रही है, मतलब जो प्रेडिक्शंस थी। अच्छा, ये तो सारे स्टंट के बाद उन्होंने अपनी कामयाबी कंसिडर करनी थी कि यार बिहार हमने बचा लिया या जो भी। बात ये है कि एक शख्स अपने पूरे मुल्क को इस तरह दाव पे नहीं लगाता जब उसको ये पता हो कि यार मेरे आगे फैमिली है, उसका ताल्लुक इसी मुल्क से है, उसने आगे यहीं रहना है, तो मुल्क रहेगा तो फैमिली रहेगी। वो जिस एक्सट्रीम पे चले गए ना, मेरे ख्याल में फैमिली मैन नहीं जा सकता था। सर फैमिली मैन बिल्कुल नहीं जा सकता था। और आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें जब अनरेवल होंगी, मज़ीद जब आपको पता चलेगा कि ये एक कितनी बड़ी गलती उन्होंने, कितनी बड़ी भूल थी और कितनी बड़ी गलती थी, और इसका खामियाजा तो अवाम भी भुगतेगी, उनकी मोदी जी की पार्टी भी भुगतेगी और वो खुद भी भुगतेगी। कम से कम 10 साल लगेंगे अब इंडिया को वापस ट्रैक पे आने में। बिल्कुल सर। बार यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले हम ज़रा बात कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। हमने इंडिया को भी थोड़ा डिस्कस किया कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है, उनके ऊपर क्या प्रेशर्स हैं, खासतौर पर बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी पे। उसके अलावा हमने सर फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर बात की कि उसके अंदर एक ऑटोमेशन की चीज़ जिससे चाइना की हेल्प ली जाए, इन लाइट ऑफ जो इंटर ट्रीटी के ऊपर जो हमसाया मुल्क जो है वो अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो तो बाद में देखेंगे क्या बंद कर सकते हैं वो। लेकिन सर ये ऑटोमेशन वाली बहस जो है ये आगे भी बढ़ती है इस लिहाज से कि अब एआई तो अपनी जगह, एआई भी बेचारा जो है एक ये दो जो लेटर्स हैं ये रुल चुके हैं बिल्कुल, इस एआई ये कर देंगे। एआई के साथ एक एडजेसेंट एक और चीज़ तो बड़ी देर से हो रही है कि भाई कई इंडस्ट्रीज जो हैं उनके अंदर लेबर फोर्स जो है वो ज़रूरत नहीं है अब आपको, क्योंकि वो अब बेसिकली ऑटोमेशन होगी वहाँ पे, अब मशीनें काम कर रही हैं वहाँ पे। हाँ, मशीनों के ऊपर आप कोई एआई एल्गोरिदम टाइप चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ा लें, लेकिन हम तो बड़े सालों से ऑटोमेशन की तरफ चलेंगे। सर यकीनन देखें, ये समझाना बड़ा ज़रूरी है आवाम को कि एआई और ऑटोमेशन में फ़र्क क्या है। एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि वो ऑन द जॉब लर्न करती है। ठीक है कि उसको आपने कुछ चीज़ें सिखा दी और फिर जैसे जैसे काम चला तो वो ऑन द जॉब सीखता जा रहा है, अपने आप को बेहतर करता जा रहा है। अच्छा, जब हम एआई की बात करते हैं ना तो उसमें हम मफरूज़े होते हैं, हम कहते हैं जी साल बाद ये हो जाएगा, 2 साल बाद वो हो जाएगा। अच्छा, वो हो भी सकता है कि हो जाए, वो ये भी हो सकता है कि ना हो सकता है 10 साल लग जाएं। इसीलिए कई लोग बिल्कुल शन कर देते हैं, कोई यार जब होगा देखी जाएगी, अभी तुम लोगों ने ऐसी ही बात शुरू कर दी है। वो बिल्कुल ठीक है, आप उसको एआई को साइड पे कर दें। ऑटोमेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हो चुकी है। ऑटोमेशन में ऑन द जॉब लर्निंग नहीं है, एक मशीन है जिसको आपने पहले से फीड कर दी है कि तुमने पॉइंट ए से ये उठाना है और पॉइंट बी पे जाके ये रखना है। अब इसके बाद वो सीखेगा कुछ नहीं, लेकिन वो इफेक्टिवली पॉइंट ए से चीज़ उठा के पॉइंट बी पर रखता चला जाएगा जब तक आप उसको कमांड नहीं देंगे कि अब रुक जाओ। सो बुनियादी तौर पे जो इस मुल्क में एक और बात जो फौरी तौर पर शुरू होने की ज़रूरत है, डायलॉग शुरू होने की ज़रूरत है, असेंबली से लेके टेलीविज़न शोज़ से लेके लोगों के ड्राइंग रूम्स तक, वो ये है कि अब हमने अपनी लेबर फोर्स का क्या करना है।
देखिए खबर आई है अभी 3-4 दिन पहले ही कि चाइना ने एक 10 मंजिला इमारत 28 घंटों में तैयार कर ली। अच्छा, अब 28 घंटे इज लेस देन 2 आवर्स, 2 डेज, ठीक है। तो 2 डेज के अंदर उन्होंने एक 10 मंजिला इमारत बना ली है। अगेन, जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि हम अगर चाइना के साथ कोलैब करके जंगी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, हम अगर अपनी सैटेलाइट्स भेज सकते हैं, तो मैं अगर एक सरमायादार हूँ, मैं एक बिल्डर हूँ, मेरा एक कंस्ट्रक्शन का काम है और मेरे बैंक में कैपिटल पड़ा हुआ है, तो मैं अगर चाइना की किसी कंपनी को कहता हूं कि जी आप एक बिल्डिंग ऑटोमेशन सेंटर मेरे पास यहां आकर लगा दें, तो वो क्यों ना करेंगे। और ये कोई इलीगल काम तो नहीं है, इसमें हमारी सरकार भी क्यों कहेगी कि आप ऐसा ना करें, बल्कि जिस दिन वो मेरे पास फैसिलिटी आ जाएगी, मैं तो शायद सरकार के ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स विन कर लूँगा कि यार ये इनसे बनवा लो, ये जल्दी कर लेते हैं काम। जो उसमें सवाल है ना, वो ये है कि उसके बाद मजदूरों की नौकरियों का क्या बनेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि पाकिस्तान में तो अभी भी आप होटल के अंदर जाते हैं तो जो एक रिसेप्शन होती है उसमें लोग बैठे होते हैं, लेकिन अब आप अमेरिका वगैरह में जब किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे तो पूरी रिसेप्शन पे सिर्फ एक बंदा है इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम। अदरवाइज तो आप वो मशीन लगी हुई है उसमें जाते हैं, उसमें आपका मोबाइल का कोड आप डालते हैं, वो आपको कमरे की चाबी दे देता है, आपने वापस जाते हुए आपने चाबी उसी मशीन के अंदर डाल देनी है। रिसेप्शन का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। इसी तरह पेट्रोल पंप्स पे लोग अब आपको बाहर कहीं नज़र ही नहीं आते। ये जो जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, इनका हमने क्या करना है, इसमें ये घबराने वाली बात नहीं है कि जी वो तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब, और उस पर जो आर्ग्यूमेंट है ना इसके अगेंस्ट, वो ये है कि जी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो यही कहा जाता था कि लोग क्या करेंगे, नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, कुछ ना कुछ नई जॉब निकल आती है। तो इस केस में भी नई जॉब निकल आएगी, बिल्कुल यकीनन निकलेगी, आए दिन निकल रही हैं। मतलब NFT से लेके तो क्रिप्टो माइनिंग से लेके तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, नई चीज़ें हैं ये। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले इनका किसी ने नाम भी नहीं सुना हुआ था। तो नई से नई जॉब्स आती जाएंगी, लेकिन जो सवाल है ना वो ये है कि क्या हम अपने अवाम को, हम अपने मजदूरों को इक्विप कर रहे हैं, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, हम उनको स्किलफुल बना रहे हैं नई चीज़ों के लिए। क्योंकि अगर वो स्किल्ड नहीं होंगे तो फिर वो नई चीज़ में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। सर बिल्कुल सर, स्किल, किसी किस्म की स्किल जो है वो सिखानी चाहिए। और मैं तो इसको सर एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाऊंगा कि इस चीज़ की आज आपके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में, स्कूल्स में भी आप इस किस्म की चीज़ करें। आपको नहीं पता कि अगला आपका म्यूजिशियन जो है, आपका किसी भी फील्ड में कारपेंट्री हो जाए या आपका किसी किस्म की चीज़ हो जाए, मेसनरी हो जाए, उसके अंदर आपका कोई टैलेंट मौजूद है। और टैलेंट चाहिए होता है, हर चीज़ के लिए टैलेंट चाहिए होता है। ये बात कि जी आपने, तो सर यहाँ एक और बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि जी जो स्किल्ड लेबर है, पहले बच्चों को बता तो दें कि स्किल्ड लेबर का क्या मतलब होता है। यहाँ पर तो देखें घरों के अंदर होता है कि जी जो शख्स आपके घर के अंदर कोई किसी किस्म की कारपेंट्री करने आया है, या आपका घर बन रहा है, चुनाई हो रही है या पेंट भी हो रहा है, ये तो देखें एवं लोग हैं ना, बस लोग हैं, लेबर फोर्स है। ये नहीं, वो लेबर फोर्स नहीं, वो स्किल्ड लेबर है। एवं तो नहीं सर, यहाँ से बाहर आपकी जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर आपके इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, लोग हैं, आपके इस किस्म के लोग हैं, वो स्किल्ड ही है ना। तो सर इसके साथ साथ देखिए, या तो होना हम कहें जी कि चाइना ने ये सिर्फ चीज़ की है इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के अंदर, ये इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में सिर्फ नहीं हुई, उन्होंने अपने शहरियों को उनकी डेली लाइफ्स के अंदर ऑटोमेशन फराम कर दिया। और देखें, आपके मेरे दोस्त हैं जो चाइना में रहते हैं, वो आए हमारे पास और हमने को खाना मंगवाना था, तो मैं पे करने लगा, उन्होंने कहा नहीं मैं पे कर देता हूँ। वो जो बहस होती है, उनका वॉलेट नहीं था अपना, तो वो उन्होंने वाकया सुनाया कि यार मैं तो पाकिस्तान रहते वहाँ चाइना, पाकिस्तान आता हूँ तो मैं अपना बटवा जो है वो 10 दफ़ा घर भूल चुका हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा अब चाइना में बटवे का। वो कहते हैं फ़ोन है, उसी के ऊपर आपके पैसे हैं, आपके कार्ड हैं, QR कोड्स हैं, ग्रोसरी शॉप में जाएं तो वहाँ पे एक बंदा भी नहीं है। अगेन इस सारी चीज़ के अंदर आज शुरू करेंगे, 2 दिहाइयाँ शायद लगें ये करने में, 1 दिहाई तो डेफिनेटली। तो लेकिन इसका आपको एंड ऑफ द डे बेनिफिट होगा। सोसाइटीज़ जो है वो मॉडर्नाइज हो रही हैं, इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। और देखिए ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान बहुत पीछे है, डिजिटल बैंकिंग बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको उनके फ़वाइद पता हैं। माइक्रो फाइनेंस जो है, बैंकिंग ऐप्स जो हैं आपकी, वो लोग अब बहुत सारे यूज़ करना शुरू हो गए। कई लोग तो हैं वो प्रेफर करना शुरू कर दिया उन्होंने कि यार कैश कुछ ना दें हमें उधर ट्रांसफ़र कर दें। सो इट्स नॉट एज इफ़ कि यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ शुरू नहीं होगी, उसके ऊपर आपने बिल्ड करना है या रोकना नहीं है। सिर्फ बैंकिंग से इसको हटाएं, इसको रिटेल में लेके जाएं और दीगर जगहों में इसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है।
बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात की है कि आपका जो कारपेंटर है, आपका जो प्लम्बर है, आपका जो इलेक्ट्रिशियन है, ये स्किल्ड लेबर है। अच्छा, स्किल्ड लेबर जो है ना, उसको मुस्तकबिल करीब में कोई ख़तरा नहीं है। देखें, ऑटोमेशन तो एक तरफ, जो आपकी एआई भी आ जाएगी ना, तो एआई आपको ये बता देगी कि आप कैमरा खोल के एसी के सामने खड़े होंगे तो वो आपको कहेगा कि पहले ये आईसी चेक कर लें, फिर वो आईसी चेक कर लें, अगर वो भी ख़राब नहीं है तो फिर ये मसला इस जगह पर है। तो अगेन वो कर तो आप भी सकते हैं, पर लेकिन आप नहीं करेंगे, आप स्किल्ड जो बंदा है उसी को बुलाएंगे, उसको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वो शायद एक एसी के ब्रांड में मास्टर था, अब वो कोई भी एसी कर सकता है एआई की हेल्प से, लेकिन उसकी ज़रूरत आज भी है, उसकी ज़रूरत आइंदा दिनों में भी रहेगी। यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि हम ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी कोई भी स्किल नहीं सीखते, तो वो जो यहाँ पर, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो अनस्किल्ड लेबर फोर्स है कि वो आपको वो उस वक्त एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन काम होते हुए फॉलो कर लेंगे, बट अदरवाइज उनको ये नहीं पता कि अगर एग्रीकल्चर का वो हिस्सा है या वो बिल्डिंग का हिस्सा है या वो किसी भी चीज़ का हिस्सा है, तो वहाँ पर हो क्या रहा है, वहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ कैसे होगी, ये उनको नहीं पता। वो शायद इंटरेस्टेड भी नहीं है ये जानने में, क्योंकि उनका गुजारा चल रहा है। अच्छा, जब उनका गुजारा नहीं चलेगा ना, तो जाहिर है वो सीख भी लेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जी उसके बाद भी कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो तारीख है, ऐसे नहीं है। जब आपके रोज़गार पे पड़ती है ना, आपका जब किचन नहीं चलता तो फिर आप कुछ भी करते हो तो आप सीखोगे। लेकिन वो जो एक पैनिक का टाइम आना है, उसको क्यों ना अवॉइड कर लिया जाए, क्यों ना आज से कोई ना कोई स्किल सीखने की कोशिश की जाए। दूसरी चीज़, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो बल्कि जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, वो बहुत सस्ती है, अमेरिका वगैरह में बहुत महंगी है। ज़्यादातर लोग अफोर्ड ही नहीं करते 5 साल 4 साल की डिग्री, तो वो 3-3 4-4 6-6 टेक्निकल कोर्सेज करते हैं। बिल्कुल सर, उनकी बड़ी इज्जत है वहाँ पे, वो बड़े पैसे कमाते हैं। यहाँ पे ये क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे सर एक तो ये इस वजह से नहीं हो सकता अभी फिलहाल कि यहाँ पे MBAs और LLBs और MBBS जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। दुनिया एक और तरफ चेंज होती जाएगी और एकदम से ये चीज़ हमारे ऊपर आएगी, और ये काम अब रह गया अगली जनरेशन का, इस जनरेशन का नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में आपने ये बात इंस्टिल करनी। बस यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, स्टिक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर एक खबर जो आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा राउंड्स कर रही है सर, वो ये है कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा की एक तस्वीर जो है वो दिखी लोगों को, और लोगों को ये बात पसंद नहीं है। अखबारात के ऊपर बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स, बसेस, तमाम जो पंजाब गवर्नमेंट के मंसूबे हैं उनके ऊपर तो हम देखते रहते हैं, विच इज़ फाइन, सब करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू वाली बात जो है उसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस चीज़ की माइलेज गेन करती है। अलबत्ता ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि जिना अस्पताल के अंदर CT स्कैन के रिक्वेजिशन फॉर्म जो है, जो कि मेरा जितना बेसिक बुनियादी इल्म डॉक्टरी का कहता है कि वो रिक्वेजिशन फॉर्म तो एक डॉक्टर भरता है कि जी फलाना पेशेंट है, उसको ये सिम्टम्स हैं, इसलिए उसको यहाँ इस एरिया का CT स्कैन जो है उधर आप इसको ये रिक्वेजिशन फॉर्म दें ताकि वो जाके फिर अपना CT स्कैन करवा लें। उसके ऊपर जो एक वाटर मार्क जिसे कहते हैं, वाटर मार्क नुमा तस्वीर है मरीम नवाज साहिबा की। अच्छा, ये राउंड्स कर रही थी, आपने और मैंने बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया और चूज़ किया कि इसके ऊपर हम कमेंट्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपने और मैंने भी ज़राए के ज़रिए ये बात पता करी कि आया ऐसे है भी या नहीं, तो ये बात सच साबित हुई। अच्छा, उसके अंदर फिर आपके दीगर जो लोग मुंसलिक हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के, उन्होंने इस चीज़ की इसकी बाकायदा तरदीद की कि ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता उन्होंने कहा जी कि ये शायद जो हुआ है, और ये अगर हैं, बाद में उन्होंने बयान चेंज करते हुए कहा कि जो प्रिंटिंग कंपनी थी जिन्होंने छापा है उन्होंने खुद से ये वाटरमार्क नुमा तस्वीर डाल दी है। हालांकि वो कंपनी जो है वो कहती है जी कि हम कौन होते हैं खुद से कुछ करने वाले, हमें तो डिज़ाइन आता है, हम उसके ऊपर छाप के भेज देते हैं, इस प्रिंटिंग के ऊपर तो बाद में आते हैं। अलबत्ता ये एक चीज़ हुई है सर, अब ये बात दुरुस्त साबित हुई कि ये चीज़ है। अब किसने की है और क्यों की है, ये वो कहते हैं प्रूफ इज इन द पुडिंग, कि अब ये तो हमें
पंजाब गवर्नमेंट ही बता सकती है कि ये कैसे हुआ, लेकिन अभी जो है वो सब जो है वो छुपन छुपाई खेल रही है। जी, असल में जब ये सबसे पहले खबर, रूमर, जो भी आप इसको कह लें, ये जब आई थी तो उसमें कहा गया था कि जो टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर ये वाटर मार्क है। अच्छा, अब पता ये लगा है कि उसमें नहीं है, रिक्विजिशन में। अच्छा, लेकिन वही वाली बात कि अभी तक तमाम अस्पतालों में भी नहीं हुआ, कुछ में हुआ है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन में भी टाइम लग जाता है। तो मुमकिन है, वी डोंट नो, कि टेस्ट रिजल्ट में भी आनी शुरू हो जाए। फिलहाल रिक्विजिशन में है तो हम इससे आगे नहीं जाते। अच्छा, जब टेस्ट रिजल्ट में रूमर आई थी ना, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात थी। उसकी एक वजह अभी भी है। उसकी वजह ये है कि देखें, जिस तरह से आपने कहा, बस और स्टैंड्स और हर जगह वो तस्वीर, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, लेकिन जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं ना, ये मशीन रीडेबल होनी चाहिए, क्योंकि वही बड़ी बात है कि आपने 4 लोगों को स्कैन करके भेजनी है। अब वैसे भी हर चीज़ जो है आप अपने शायद AI असिस्टेंट को के पास रखवाना चाहते हो, तो और बहुत सारी चीज़ें, लैब्स आपको वैसे ही फिजिकल कॉपी और डिजिटल देते हैं। एग्जैक्टली। तो वो जो है ना, मशीन की रीडेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है अगर उस पर पीछे कोई कलर्ड वाटर मार्क ना हो। अगर सिंपल वाइट के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट है या इस तरह से कुछ है तो वो ज़्यादा आसान हो जाती है। अच्छा, वैसे तो अगेन रिपोर्ट्स ये नहीं है, ये रिक्विजिशन है, लेकिन रिक्विजिशन डॉक्टर भरता है। अब वो डॉक्टर भरता है तो उसने लिखा हुआ है कि जी मैं आई वांट टू रूल आउट दिस एंड दिस, इसलिए मैं ये स्कैन कर रहा हूँ। क्योंकि एक स्कैन भी जब आप कर रहे होते हो तो उस स्कैन को भी जो डॉक्टर देखता है, उसके देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके पास जब प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, रिक्विजिशन होती है, तो उसको पता होता है कि मैंने सिर्फ इसमें से ये रूल आउट करना है, बाकी मैंने नहीं देखना। सो अगेन, ये हमें तस्वीर में प्रॉब्लम नहीं है। इसको करने का एक बहुत अच्छा सादा तरीका था, वो ये कि राइट लेफ्ट कॉर्नर पे बाकायदा 4 कलर में एक छोटी तस्वीर लगा देते। पूरा वाटर मार्क करने की जरूरत नहीं थी। ये जरा थोड़ा ज्यादा हो गई। दूसरा सर, अगर तो अगेन ये और जगहों पे भी आ रही है तो मेरे ख्याल में अब तो नहीं आएगी, अनलेस पंजाब गवर्नमेंट डबल डाउन करती है कि नहीं जी हमने ये नए छपाने और उनके ऊपर मरीन नवाज साहिबा की तस्वीर होगी, तो फिर तो शायद आपको टेस्ट रिजल्ट्स में भी ये चीज़ नजर आ जाए। हम नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ है या होगा, लेकिन अगर फर्ज करें और पाइपलाइन में है इस किस्म की प्रिंटिंग हो रही है तो वो हमें देखने को शायद मिल जाए। दूसरा सर, देखिए प्रिस्क्रिप्शन जो होती है इवेंचुअली एक फार्मासिस्ट ने पढ़नी होती है, जिसके ऊपर दवाई आपको मिल जाती है, और इस किस्म की प्रिस्क्रिप्शन या रिक्विजिशन जो है वो टेक्नीशियन ने पढ़नी होती है। अब फार्मासिस्ट तो है तो सर वो तो इतने ज़बरदस्त लोग होते हैं, वो तो मेरे ख्याल में सर आप 2 लाइनों भी लिख देना तो उसके अंदर दवाई का नाम निकाल लेंगे, उनकी तो स्किल सेट ही इतना है। एक टेक्नीशियन जो है जिसने आपका CT स्कैन या MRI या किसी किस्म की चीज़ करनी है, अल्ट्रासाउंड करना है, उनको तो एक बाकायदा तौर पे इंडिकेशन चाहिए कि जी किस एरिया की फलानी चीज़ को मैं क्या बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके ऊपर तो वो होना ही सफ़ेद कागज़ चाहिए। इसके ऊपर तो मैंने देखा कि चले वाटर मार्क तो छोड़े, ये वैसे ही बड़ा रंग बिरंगा से, ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरा सर, आप देखिए ये एक ना कोर इस पंजाब गवर्नमेंट की जो एक अपनी प्रमोशन की सेंसिबिलिटी है, ये उसके ऊपर बात जाती है कि इन्होंने देखें अखबारात के अंदर इतनी रौनकें जो हैं वो बड़ी देर से नहीं लगी, और बहुत ही देर से, कि आप रोज़ देखें को पंजाब गवर्नमेंट के, लेकिन वो काम भी बहुत कर रहे हैं तो इश्तिहार भी उसके लगाएंगे, और देर आर बेटर वेज टू डू इट। लेकिन हम कौन होते हैं उनको इस चीज़ पे एडवाइस करने के लिए? उनकी मीडिया मैनेजमेंट की पूरी टीम है जिनको लगा ये चीज़ दिस वर्क्स, मे बी इट डज। लेकिन सर आप अगर ये समझ बैठे कि जी हमारी तस्वीर जो है वो कई डॉक्यूमेंट्स पे जा सकती है, देखिए हम सर फ़र्ज़ करें आगे जाके ये तो नहीं हो सकता ना कि पंजाब की हद तक जितना स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर आपकी CM की तस्वीर होगी। मतलब क्या नेक्स्ट स्टेप है, मतलब अगला क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ये तो हुआ है, तो अगला स्टेप आप क्या सोच रहे हैं? अगेन मेरी ये बड़ा एक मशवरा है और बड़ा शरीफाना, और मैं कौन होता हूँ कहने देने वाला मशवरा, बट मैं दे देता हूँ कि आपकी जो टीम जो आपको आइडियाज़ दे रही है ना, अगर तो आप अप्रूव खुद से कर रही हैं फिर तो ठीक है, फिर तो आपको सोच समझ। अगर कोई शख्स खुद से कर रहा है ना जी कि मेरे नंबर बन जाएंगे इस चीज़ को करके, तो ये गलत है, उनके नंबर भी नहीं बनेंगे और आपकी बैड PR बढ़ जाएगी। सो ये अब सिर्फ इस वक्त की जो पंजाब गवर्नमेंट है, खासतौर मरीन नवाज साहिबा जिसको लीड कर रही हैं, उनको तो सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट चाहिए यूथ का, और एक वो वोटर का जो उनका वोटर रहा नहीं, उस वोटर को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सर। अच्छा, जहाँ आपने ये बात की ना कि अखबार में बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट होनी शुरू हो गई है, अच्छा उसमें जो एग्जिस्टिंग अखबार के अंदर जो एडवर्टीज़मेंट है उस पर तो बहुत बातें हो चुकी हैं कि हुकूमत को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हुकूमत का पैसा बहुत लगता है, उसकी वो आउटकम है नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, गुड फॉर द न्यूज़पेपर्स। लेकिन बाकी जो उसमें इन्होंने कई दफ़ा जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स छपवाए हैं, वो सर 60-60 सफ़ों के,
तो उसमें सर आपको नहीं लगता कि पकौड़ा और समोसा इंडस्ट्री का बड़ा फायदा हुआ है? सर मैं आपने सर बड़ी एक पॉइंट छेड़ दिया जो मेरे दिल के बड़ी करीब है। सर मुझसे बेहतर कौन समझता है कि एक अखबार को छापने में कौन कौन से केमिकल्स और कौन कौन से लिक्विड्स और फ्लूइड्स एक अखबार का पर्चा निकालने में लगते हैं। स्याही तो एक चीज़ होती है, उसके ऊपर स्याही को आपने स्टेबलाइज करने के लिए उसके ऊपर थिनर से लेके क्या क्या चीज़ लगती है, कोटिंग क्या होती है, फिर जाके एक अखबार छपता है। और बहुत लोग तो इस चीज़ के अंदर प्रोफेशनलिज्म इख्तियार करते हैं, लेकिन जिस किस्म के हालात हैं अखबारात के इस वक्त जो चीज़ें आ रही हैं वो नहीं है जो जर्मनी से आ रही हैं, बस आप बात समझिए। तो सर जब उस स्याही और बाकी चीज़ के साथ आप खाने की अशिया उसके अखबार के ऊपर रख देंगे और जो उसका तेल है, फ्राइड आइटम्स जो हैं वो एक स्याही के साथ मिक्स होएगा, सारे कुछ को इंजेस्ट करेंगे। मेरा तो अपना ख्याल है कि ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए। आज से कुछ देर अभी पहले एक मेरे ख्याल में बाकायदा पंजाब असम्बली के तहत एक कानून भी पास हुआ था कि कुरानी आयात जिन अखबारात में लिखी जाती हैं मना है उनसे पैकेजिंग करना किसी चीज़ की। ये तो अच्छी बात है। मैं चाहूँगा इसके अंदर आप एक और स्टेप ऐड करें कि फूड आइटम्स जो हैं उनके लिए अब आई थिंक अमूमन और बटर पेपर कहते हैं, कुछ और उसको पेपर कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं अच्छे रेस्टोरेंट्स जो होते हैं। बाकी भी जो स्टॉल्स वगैरह उनको अखबार से ना दूर रहना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यानी कि अब मैं एक ऐसा समोसा पकौड़ा भी खा के देखूं जो कि अखबार में लिपटा हुआ नहीं है, शायद उसका टेस्ट डिफरेंट हो। उसका बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट होगा सर। आप बेसिकली तो केमिकल खा रहे हैं ये आपने नहीं करना। और सर देखिए अखबारात जो हैं उसके ऊपर हमारे भी बैक टू हमारी एड के लिए हमें हेल्प चाइना ने किया। आपको पता है बहुत लोग जो कंटेनर्स मंगवाते हैं, चाइना का बहुत ज़्यादा सामान मंगवाते हैं, वो उनके जो अखबारात होते हैं वो उनको मंगवा लेते होते हैं फॉर द कुरानी आयत वाली चीज़ की वजह से कि वो उसकी पैकेजिंग हो, वो बाद में फिर रिसाइकिल होते होते वो पैकेजिंग लोगों को मिल जाती है। बहुत चीज़ों को बने स्टफिंग होती है ना अखबारात की। तो आप पाकिस्तानी अखबारात जो है उनको इक्वेशन से ही बाहर निकाल दें, चाइनीज़ अखबारात से कर लें। आप बहुत लोग करते हैं ये। बिल्कुल ठीक है। सो और वैसे भी इसमें एक और चीज़ भी है कि एक है उसको नॉन गरम आइटम के साथ रखना, एक है गरम आइटम के साथ रखना, उसका तो इम्पैक्ट और ज़्यादा होता होगा। सर बिल्कुल सर, उसने पिघलना है और उसने अपने आप को जज्ब कर लेना तमाम जो चीज़ें जो हैं अखबार की भी। क्योंकि अगेन ये वाली बात है कि ये और दुनिया में होता नहीं है, वहाँ पे फूड एंड सेफ्टी की बहुत कदर की जाती है। अगेन हम शुरू कहीं और से होते हैं, हम एंड कहीं और कर रहे हैं, बट दोनों चीज़ें लिंक्ड भी हैं सर। इन सब चीज़ों को आप सोचिए समझे। सर असल में बात यह है कि जो चीज़ छपती है ना वो परमानेंट होती है। जो चीज़ बोल दी जाती है, जैसे अभी हम आप शो कर रहे हैं, ये आर्काइव हो जाएगा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे। अखबार फिजिकल है, वो फिजिकल चीज़ जो है ना अभी भी लोगों को उसका एक है चीज़ और उसकी संजीदगी जो है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा है। बाला सर वक्त हमारा ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।